हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर। लेकिन सबको तो ये रहेगा क्वेश्चन कि मेटल्स क्यों पढ़ना है। हमें तो पता है मेटल्स क्या होते हैं, हम देख के पहचान सकते हैं मेटल्स क्या होते हैं। पर यही बात आती है कि केमिकल लेवल पे क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं, केमिकल लेवल पे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे मेटल्स क्या होते हैं। तो साइंटिस्ट ने मेटल्स को डिफ़ाइन करा है एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन योर पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं मोस्ट ऑफ योर मेटल्स या मोस्ट ऑफ योर एलिमेंट्स आर मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और तीसरे जो होते हैं वो इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करने वाले होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स जो हैं हमने डिफ़ाइन करा है, साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन करा है, हमने नहीं करा। साइंटिस्ट ने कहा है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते कैसे हैं? जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लूज़ मतलब दे रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर, और इसने देने के बाद प्लस साइन गेन कर लिया। तो जब कोई देता है वो अच्छा इंसान है, उसने दे दिया यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक विलेन बैठा हुआ है, उसको अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा वो इससे ले लेगा और ये हो जाएगा एक्सेप्टर। तो एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। यूनिवर्स में हर चीज़ ऐसे ही चलती है। अगर डोनर या एक्सेप्टर नहीं होंगे, अगर डोनर ही होगा खाली, एक्सेप्टर नहीं होगा, तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ सम दीज इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस नहीं रहेगा, साइकिल नहीं चल पाएगी। तो हमेशा 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। यहाँ पर डोनर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और एक्सेप्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले आपके मेटल्स होते हैं। और इनके एग्जांपल्स आपको याद ही होंगे। ये आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है आपका पूरा, और यहाँ तक आपके सारे ये मेटल्स के एग्जाम्पल, और प्लस ये वाले भी, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे तो हमें पता है कि भाई वो सॉलिड हैं, हार्ड हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होता है। पर अब एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। फिजिकल स्टेट जो होता है मेटल्स का वो यूजुअली सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर जो उस वक्त टेम्परेचर हो रहा होगा आपके कमरे में नॉर्मल, विदाउट एनी एसी, विदाउट एनी हीटर, जो टेम्परेचर होता है रूम का, उस स्टेट में दे आर ऑलवेज सॉलिड एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी जो आपके थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है दैट इज मरकरी, इट्स ऑल्सो मेटल बट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा है गैलियम। गैलियम जो है वो भी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स में दे आर जनरली सॉलिड होते हैं या कुछ कुछ गैसेस भी होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा है जो न गैस होता है न सॉलिड होता है, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड एंड गैसेस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा मेटल्स क्योंकि सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जिसको तोड़ना, ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। एक्सेप्ट फॉर, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आ गए, कौन? सीजियम एंड गैलियम। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका क्यों होगा? ऐसे सीजियम भी, इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्योंकि इसकी स्टेट डिफरेंट होती है। नॉन मेटल्स में दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। तो डायमंड क्योंकि हार्ड है, सॉलिड है, तो उसको तोड़ना भी, उसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और सिमिलरली ग्रेफाइट का भी लो नहीं होता, हाँ बहुत हाई तो नहीं होगा पर लो नहीं होता। अब बात करते हैं डेंसिटी। ऑब्वियसली जो सॉलिड है, जो हार्ड है, उसकी डेंसिटी हाई होगी और इनकी जनरली लो होती है। जनरली बात कर रहे हैं। बात करते हैं हम मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब आप उसको मेल्ट करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसको उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसी शेप चाहें देना वो दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं मेलिबिलिटी। तो मेटल्स में तो ये प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है,
हम गोल्ड जो पहनते हैं वो तरह तरह का होता है, तरह तरह की शेप्स होती हैं, सिल्वर की भी तरह तरह की शेप्स होती हैं, यानी मेटल जो है मेलेबल होंगे। प्लस डक्टाइल मतलब कि वी कैन ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स, हम उनके तार बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देखे होंगे कॉपर वायर्स होते हैं, कॉपर क्या है मेटल, लेकिन कभी आपने कार्बन के वायर्स नहीं देखे होंगे या ऑक्सीजन के वायर्स नहीं देखे होंगे। तो दे आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो हम उनकी शेप चेंज कर सकते ना हम उनमें से वायर्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल तो पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं कंडक्ट करते, ये देखना है। तो मेटल्स, हमने बचपन से हमें ये चीज़ पता है कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी, उनमें करंट आता है मेटल्स में। तो हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि चप्पल पहन के स्विच ऑन करो, ऑफ करो, कूलर को छूना मत, क्यों उसमें करंट आ जाएगा, क्यों उसकी बॉडी जो है मेटल से बनी है। ऐसी हीट जो होती है, हम सारे बर्तन मेटल्स के यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजीली हीट अप हो जाते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो मेटल्स हमेशा दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन की एक फॉर्म होती है, डायमंड भी कार्बन की फॉर्म होती है और ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स, ग्रेफाइट की जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उसका, तो इसकी लेयर्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाता है। इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं लस्टर की। लस्टर मतलब शाइन, उसकी जो आउटर अपीयरेंस है वो शाइनी है। तो मेटल्स तो सारे शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, सब शाइनी मटेरियल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट यूजुअली हैव एनी लस्टर, या ज़्यादातर उनमें शाइनिंग नहीं होती है, दे आर नॉर्मली नॉट लस्ट्रस। तो एक्सेप्ट आयोडीन, अक्सर आपने देखा होगा जैसे अगर सॉल्ट का कोई मिट्टी का जैसे ढेला पड़ा हो बड़ा सा, तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा वो थोड़ा शाइन सा करता है। तो एक्सेप्ट फॉर आयोडीन ऑल अदर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। अब बात करते हैं सोनोरस साउंड। अगर आप बर्तनों को आपस में बजाते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, तो प्रोड्यूस सम साउंड, इसलिए अक्सर लोग अपने बर्तनों के ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, उन्हीं को बजा कर उसमें से साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट। तो व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक टुगेदर, एक दूसरे से हिट करा जाए तो दे प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी सोनोरस साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक टुगेदर। बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस ऑब्वियसली मेटल्स हार्ड होते हैं जनरली, बट एक्सेप्शन यहाँ भी हैं। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे हम नाइफ से काट सकते हैं, दे आर नॉट दैट हार्ड। सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर डायमंड। ऑल्दो नॉन मेटल सब सॉलिड होते हैं बट दे डू नॉट हैव दैट मच हार्डनेस, क्या हम उन्हें मतलब वो सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट दैट हार्ड एज कम्पेयर टू दीज मेटल्स। अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने मेटल्स पढ़ लिए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी वो किस चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मेटल कभी भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा आपके पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा, राइट। दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। बेसिक कैसे पता चलता है, हम या तो पीएच पेपर ले लेते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू चेक कि ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ही होगा। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ एज इट इज़ रिएक्ट नहीं करता, जैसे और अदर मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कॉपर जो है वो खुद से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम उसे जलाएं, इफ़ वी बर्न इट, तो ऑब्वियसली बर्न तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं, तो वो आपको कॉपर ऑक्साइड दे देता है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो मैंने बताया बेसिक होते हैं सारे नेचर में, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट देर आर टू सच मेटल ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दे एग्जिबिट बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अगर आपने इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, अगर आपने इसको किसी बेस से रिएक्ट करवाया तो उस टाइम पे
ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों तरह की, डिपेंडिंग ऑन वो किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, हम किस चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हैं, वो वैसा बिहेव करता है। अगर मैं बेस से रिएक्ट करवाऊँगी तो एसिड की तरह, एसिड से रिएक्ट करवाऊँगी तो बेस की तरह। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक, और ये 2 ऐसे ऑक्साइड्स हैं। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो है दे आर ऑल अल्कली मेटल्स। मैंने बताया था पहला जो कॉलम होता है वो अल्कली मेटल्स का है। अल्कली मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, इतनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं कि फ़ौरन जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे ऑक्सीजन के दे विल कैच फायर। इसलिए हमेशा ये मेटल जो है हम इन्हें क्लोज कैप्ड बॉटल्स में रखते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये जो मेटल्स हैं दे आर इन नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते इवन एट हाई टेम्परेचर। आप कितनी भी एनर्जी दे दें बाहर से, वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बहुत अच्छा है, वो उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, वो रिएक्ट ही नहीं करते। दे आर नोबल, इनको ये इनर्ट होते हैं, इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो जब भी मेटल कभी भी वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कुछ केसेस में जैसे कि जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी होती है जिनकी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, या हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, अगर इनके साथ पानी रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इट कैचेस फायर इमीडिएटली। जैसे इवॉल्व हुई इतनी तेज़ हीट निकली, इतनी तेज़ एनर्जी निकली कि ये हाइड्रोजन गैस निकलते वो उसमें आग लग जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ क्या होती है कि आपके पास यहाँ जो मेटल ऑक्साइड बना, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल होता है, तो वो फर्दर फिर और रिएक्ट करता है पानी के साथ। मेटल ऑक्साइड और रिएक्ट करेगा पानी के साथ और यहाँ पर बना लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन अभी यहाँ नहीं रुका, ये एक फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है, ये फर्स्ट स्टेप से यहाँ मूव करता है, क्योंकि पानी में ये मेटल ऑक्साइड अभी फर्दर डिसॉल्व होता रहता है और रिएक्शन चलता रहता है अंटिल यू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेटल्स में हम देखेंगे कौन से मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। सबसे पहले हमने केस देखते हैं पोटेशियम, सोडियम का। ये ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, और ठंडे पानी से रिएक्ट करने के बावजूद इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। दे लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड द रिएक्शन इज वॉयलेंट। बहुत खतरनाक, एकदम तेज़ी के साथ होता है रिएक्शन, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फौरन ही इट कैचेस फायर। दूसरे एलिमेंट कैल्शियम जैसे, वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन लेस वॉयलेंटली। वो बहुत, उनका रिएक्शन इतना खतरनाक या इतना तेज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। और ये पानी भी नॉर्मल वाटर रहते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर वाला वाटर होता है वो लेते हैं। और इनमें जो हीट इवॉल्व होती है, हीट तो इवॉल्व होनी है, लेकिन हीट जो इवॉल्व होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। ठीक है, दूसरा मेटल है मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वो नॉर्मल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब आप थोड़ी सी बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना, हॉट वाटर कब है, आपने इसे हीट करा होगा, तो यानी यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट एनर्जी इन दिस रिएक्शन सिस्टम, तब ये जाके इससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर H2 गैस निकलती है। ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर। जब आपने पानी को बॉईल कर लिया, जो स्टीम या वाटर वेपर्स इवॉल्व हुए थे, उसमें से लिबरेट हुए थे, रिलीज हुए थे, वो इनके साथ रिएक्ट करता है और फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पांचवे जो हमारे पास केस है वो है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। हमें पता है ये वाले एलिमेंट जो हैं ये बेचारे बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत नोबल हैं, रिएक्ट नहीं करते, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमने देखा था ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। ये एल्यूमिनियम है। ये वाले मेटल्स हमेशा किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये हॉट वाटर के साथ। ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन इसमें हीट इवॉल्व इतनी नहीं होती।
ये जो होते हैं ये ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। द हीट इवॉल्व जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। अब सोचो अगर पोटेशियम और सोडियम को हॉट वाटर से रिएक्ट करवाऊँ तो हीट एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, राइट। तो बेसिकली पोटेशियम सोडियम को हीट एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज का ये ऑर्डर है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये। मूविंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने अभी तक पढ़ा रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ वाटर एंड अब पढ़ेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो आपके जो मेटल्स हैं वो जब किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे मेटल सॉल्ट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डाइल्यूट एसिड में एक एक्सेप्शनल केस है, अगर मैं HNO3 ले लूँ तो HNO3 एसिड के साथ रिएक्ट करके वो H2 गैस नहीं लिबरेट करता। क्यों? वाई? इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके पास कितने सारे ऑक्सीजन है तो इट इज़ ऑब्वियसली एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ जो H2 गैस लिबरेट हुई होगी वो उसको ऑक्सीजन दे देगा और यहाँ पर वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको H2 गैस नहीं मिलती अगर यहाँ पर डाइल्यूट एसिड में आप HNO3 ले रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ये सेम रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है ये। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं हम, यहाँ पर कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं ले रहे क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो ये एसिड इस मेटल को खा जाएंगे, दे विल डिजॉल्व दिस मेटल। तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव H2 गैस इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस जो है उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो हमें एक ऐसा प्रोसेस भी चाहिए जो हाइड्रोजन गैस को सिंथेसाइज करे, तो वो प्रोसेस ये है। दिस रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव्स जिंक सल्फेट एज द सॉल्ट, सिमिलर टू दिस रिएक्शन जो हमने जनरल रिएक्शन रखा है मेटल्स का विद डाइल्यूट एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कॉपर और गोल्ड की। कॉपर और गोल्ड हमने बताया वो नोबल मेटल्स होते हैं, बेचारे किसी पे गुस्सा ही नहीं करते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स, वो इनर्ट होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे बट कॉपर तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बट गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यही रहेगी। HNO3 हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली HNO3 जो है फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो वो रिएक्शन दूसरा हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होती, तो ये वाला रिएक्शन नहीं एग्जिस्ट करता फॉर HNO3। सिर्फ HCl और H2SO4 के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज रहती है और यही रिएक्शन रहता है। अब बात करते हैं मेटल्स का रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, यानी यहाँ जो आपके मेटल सॉल्ट्स बने थे इस वाले रिएक्शन में जहाँ पर हमने एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ मेटल सॉल्ट्स बने थे जैसे कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होगा, अब मैं अगर इसको मेटल के साथ किसी रिएक्ट करवाऊँ तो क्या होगा, तो आप सब ने पिछले चैप्टर्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को रिप्लेस कर लेता है, राइट, यही तो होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। मोर रिएक्टिव कैसे पता चलता है, हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर है, ये तो हमारे पास ये एलिमेंट्स ये मैंने यहाँ भी नोट कर रखी है। अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें आयरन का कॉपर सल्फेट्स, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कि नहीं, ये सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट्स का सॉल्यूशन इक्वल्स, तो कॉपर को आयरन रिप्लेस कर लेगा क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है और इसकी जगह पे बैठ जाएगा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आयरन की जगह एल्यूमिनियम या जिंक होते तो भी कॉपर रिप्लेस हो जाता। अब देखते हैं कॉपर के पास भी तो ऐसा कोई होना चाहिए जगह जहाँ वो भी अपनी ताकत दिखा सके, अपनी दादागिरी दिखाए कहीं पे। यहाँ पर तो सिर्फ बेचारे पे सब चलाते हैं अपनी हुकूमत,
लेकिन एक ऐसा केस आता है जहाँ पर वो अपनी दादागिरी चला सकता है। कौन? जब वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करे। सिल्वर सॉल्ट अगर होगा तो कॉपर ऑब्वियसली सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो उससे कमज़ोर है वो उस पर अपनी दादागिरी चलाएगा, उसको हटाएगा और अब उसकी जगह लेके बैठ जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं ये रिएक्शन उल्टा कर दूं, कॉपर यहाँ लिखूं प्लस FeSO4 लिख दूं, तो क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। सिमिलरली इस केस में अगर मैं Ag को रिएक्ट करवाऊँ कॉपर सल्फेट से, देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के बाद आता है सिल्वर, राइट? तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। मैंने बताया मेटल ऑक्साइड्स की कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है उसकी एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्यूमिनियम पे थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ाते रहते हैं। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, एक स्वेटर पहना, दूसरा स्वेटर पहना, तीसरा स्वेटर पहना, तो वो क्या कर रहे हैं, आप लेयरिंग कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, बाहर की ठंड से अपने आप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो ऐसे ये जो थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है एल्युमिनियम की, ये आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिए। क्यों प्रोवाइड करिए? क्योंकि अगर वो मेटल जो होगा, कोई भी मेटल अगर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है, कोरोजन होता है, ख़राब होने लगता है, रस्टिंग होने लगती है। आयरन के केस में, ऐसी जितने भी मेटल्स होते हैं सब के केस में कोरोजन हो जाता है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो डीकम्पोज होने लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो एयर के कांटेक्ट में। एयर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसको ख़राब कर रही है। ऑक्सीजन भी होती है, तमाम और भी चीज़ें होती हैं एयर में जो रिएक्शन करती हैं उसके साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर भी होती है, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो एयर के रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और उनकी सरफेस को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो दिस मेटल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। फर्दर कोरोजन से बचाता है ये एल्यूमिनियम की थिक लेयर। इसमें इस प्रोसेस में हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया मैंने, इसमें जो एनोड पार्ट होगा, एनोड पार्ट यानी नेगेटिव वाला और कैथोड, सॉरी एनोड पार्ट यानी पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला यानी कैथोड पार्ट। तो एनोड पार्ट पे हम एल्यूमिनियम मेटल लगाते हैं जिसको मुझे एनोडाइज करना है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जाके डिपॉजिट होने लगता है एनोड पे, इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर, और एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे लेयर थिक होती जाती है हमारा काम और अच्छा हो जाता है। हमें थिक लेयर ही तो चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटी लेयर चाहिए ताकि एयर के कांटेक्ट में कम आए। एयर के कांटेक्ट में कम आएगी, कोरोजन नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन चलेगा वो मेटल आपका आर्टिकल। फिर ये जो थिक लेयर बन जाती है, इट मेक्स इट ईजी फॉर डाइंग। हम उसे कलर कर सकते हैं और उसे एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आफ्टर कलरिंग इट। ये तो पता ही है, कलर करके हम डिफरेंट चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो मेटल्स को फ्रॉम कोरोजन बचाने की एक टेक्निक है बाय मेकिंग अ थिक कोटिंग ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं एक्वा रीगिया क्या चीज़ है। एक्वा रीगिया जो है इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमेशा फ्रेशली बनाया जाता है, अगर थोड़ी देर हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। एक्वा रीगिया में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर लेते हैं 3:1 के रेशियो में, और ये किस काम आता है? इट इज़ यूज टू डिज़ोल्व गोल्ड। गोल्ड जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल जो इनर्ट है, नोबल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसे डिज़ोल्व करने के लिए ये मिक्सचर यूज़ होता है। अगर मैं गोल्ड को खाली HCl में डिज़ोल्व करना चाहूँ तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। डिज़ोल्व मतलब वो खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। तो ये अलोन ये एसिड्स इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर इसको डिज़ोल्व करते हैं। एंड इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट इज एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम।